हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने स्पेसिफिक बोरिंग से पर्टेनिंग एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करना है। कहता है कंपनी ए बोरोड ₹9,000 at 15% per annum to fund a project on 1st January 2016. The following expenditures were made on the project during the year ended 31st December 2016. On 1st March 2016 ₹2,500 रुपये, on 1st October 2016 ₹4,200 रुपये और on 1st December 2016 ₹2,300 रुपये। एक कंपनी हमारे पास कंपनी ए जिन्होंने 9,000 रुपये की स्पेसिफिक बोरिंग की है 15% मार्कअप पे 1 जनवरी 2016 पे एक प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। प्रोजेक्ट में हमने एक्सपेंडिचर्स की पेमेंट की है 1 मार्च, 1 अक्टूबर और 1 दिसंबर पे 2,500, 4,200 और 2,300। आगे कहता है सरप्लस फंड वर इन्वेस्टेड एट 10% वेन एवर अवेलेबल। द प्रोजेक्ट कमेंस्ड ऑन 1 मार्च 2016. Work on the project was suspended during the month of August 2016 and resumed on 1st September 2016. Construction was completed on 31st December 2016. कहता है कि स्पेसिफिक बोरिंग में जो भी हमारे पास सरप्लस फंड होगा उसे हम 10% पे इन्वेस्ट करेंगे। ये प्रोजेक्ट 1 मार्च 2016 पे स्टार्ट हुआ। अगस्त के महीने में जो हमारा प्रोजेक्ट पे वर्क था वो किसी वजह से सस्पेंड हुआ और वो 1 सितंबर पे दोबारा से रिज्यूम हो गया और फाइनली हमारा ये प्रोजेक्ट 31 दिसंबर 2016 पे कंप्लीट हो गया। अब रिक्वायरमेंट में हमें कहता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट दैट इज एलिजिबल फॉर कैपिटलाइजेशन एंड चार्ज टू एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016। तो कितना बोरिंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज करना है और कितना पीनल में एक्सपेंस आउट करना है, ये दोनों चीज़ें हमने वर्कआउट करनी है। तो सबसे पहले तो हम इस सवाल में जो हमारा ईयर है, जो हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड है, उससे पर्टेनिंग एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमने 1 जनवरी 2016 से लेकर 31 दिसंबर 2016 तक एक 12 मंथ्स का एक टाइम पीरियड ड्रॉ कर लिया है। अब अगर मैं फंड्स की और एक्सपेंसेस की डिटेल्स को प्लॉट करूं तो हमारे पास सबसे पहले अगर हम ये देखें प्रोजेक्ट स्टार्ट कब हुआ। सर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है 1 मार्च 2016 पे, यानी कि प्रोजेक्ट हमारा फेब के एंड 1 मार्च पे स्टार्ट हुआ। तो जनवरी का महीना और फरवरी का महीना ये हमारा पीरियड ऑफ कैपिटलाइजेशन नहीं है और हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है 31 दिसंबर पे, साल के आखिरी दिन। अच्छा, इन्होंने ये भी बताया था सवाल में कि अगस्त के महीने में हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज सस्पेंड रही है, तो अगस्त का महीना भी हमारा कैपिटलाइजेशन पीरियड में फॉल नहीं करेगा। तो साल के 12 महीनों में से 9 महीने हमारी कंस्ट्रक्शन या कैपिटलाइजेशन पीरियड है। 2 महीने लेट हम 2 महीने बाद हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की और अगस्त के महीने में कंस्ट्रक्शन हमारी सस्पेंड हुई है। अब स्पेसिफिक बोरिंग का पैसा हमारे पास आया है 1 जनवरी पे डे 1 पे 9,000 रुपये 15% मार्कअप पे, तो 9,000 रुपये हमारे पास डे 1 पे अराइज हो गए। फिर हमने कौन कौन से एक्सपेंडिचर की किस किस दिन पेमेंट की। सर हमने पहली पेमेंट की है 1 मार्च पे 2,500, तो 1 मार्च में मैं 2,500 के एक्सपेंस को प्लॉट कर देता हूँ, एक्सपेंडिचर की पेमेंट को प्लॉट कर देता हूँ। सेकंड पेमेंट हमने की है 1 अक्टूबर पे 4,200, तो मैं 1 अक्टूबर पे 4,200 की पेमेंट को प्लॉट कर देता हूँ। 1 अक्टूबर इज़ एज गुड एज एंड ऑफ सितंबर। और थर्ड पेमेंट हमने की है 1 दिसंबर पे 2,300 की, तो 1 दिसंबर पे हम 2,300 की पेमेंट को प्लॉट कर देते हैं। अब डे 1 पे हमारे पास 9,000 का फंड है और डे 1 पे हमने कोई पेमेंट नहीं की, तो हमारे पास पूरे ही 9,000 रुपये सरप्लस फंड में रिफ्लेक्ट हो रहे होंगे। फिर 2 महीने बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ तो हमने 2,500 की पेमेंट की। 2,500 की पेमेंट करने के बाद हमारे पास सरप्लस फंड रह गया होगा 6,500। फिर 1 2 3 4 5 6 7 महीने बाद हमने 4,200 की पेमेंट की। 4,200 की पेमेंट करने के बाद हमारे पास सरप्लस फंड रह गया होगा 2,300 और फिर दिसंबर के स्टार्ट में हमने 2,300 की पेमेंट की, तो हमारा सरप्लस फंड एंड हो गया है। ये हमने प्रॉपर एक टाइमलाइन ड्रॉ कर लिया और टाइमलाइन ड्रॉ करने से होगा ये कि आपका सवाल काफ़ी आसान हो जाएगा। मोर देन 50% आपका सवाल सॉल्व हो गया, बस अब आपने कैलकुलेशन करनी है। अब हम वर्किंग करते हैं बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। सर बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैलकुलेट करने के लिए एक तो हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग। 9,000 रुपये का हमारा लोन है जिसपे 15% के हिसाब से इंटरेस्ट है। अब साल में ये लोन पूरे 12 महीने आउटस्टैंडिंग रहा, लेकिन जो हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड या कैपिटलाइजेशन पीरियड है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स है। तो 9,000 पे 15% से मैं 9 मंथ्स का इंटरेस्ट कैपिटलाइज करूंगा 9/12, तो ये आ जाएगा 1012। इस इंटरेस्ट ऑन स्पेसिफिक बोरिंग से हम लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन सरप्लस फंड कि हमारे पास सरप्लस फंड पे कितनी इनकम आई। अब देखिए डे 1 पे जब आपने 9,000 रुपये का लोन लिया तो डे 1 पे आपने कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया, पूरे 9,000 रुपये आपके सरप्लस फंड में। लेकिन हमारा कैपिटलाइजेशन कब से स्टार्ट हो रहा है 1 मार्च से, यानी कि शुरू के 2 महीने का जो बोरिंग के ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट है या इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो हमने एक्सपेंस आउट किया, कैपिटलाइज नहीं किया। और हमने एक बात कवर की है कि जिस पीरियड में
बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं हो सकती। उसी पीरियड में सरप्लस फंड पे आने वाली इन्वेस्टमेंट इनकम बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज को रिड्यूस नहीं कर सकती। तो शुरू के 2 महीने भी आपने 9,000 रुपये के सरप्लस फंड को इन्वेस्ट करके इन्वेस्टमेंट इनकम कमाई होगी, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी पीएनएल में एज अ इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड हो जाएगी। आपकी कैपिटलाइजेशन 1 मार्च पे स्टार्ट हुई और 1 मार्च पे 9,000 में से 2500 की पेमेंट करने के बाद आपके पास 6,500 का सरप्लस फंड है। तो हमारे पास 6,500 इंटू सरप्लस फंड को हमने इन्वेस्ट किया है 10% के इंटरेस्ट रेट पे, तो 6,500 इंटू 10% इंटू कितने महीनों के लिए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 महीनों के लिए, क्योंकि अगस्त का महीना तो हमारी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। अगेन जिस महीने में बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी उस पीरियड में इन्वेस्टमेंट इनकम बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज को रिड्यूस नहीं करेगी। तो हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 महीने 6,500 इन्वेस्ट किए होंगे, तो 6,500 को 10% इंटू 6/12। फिर हमने 1 अक्टूबर पे 4200 की पेमेंट की, तब हमारा सरप्लस फंड 2,300 रुपये रह गया। हमने 2,300 को भी इन्वेस्ट कर दिया होगा, अगेन 10% पे ही। कितने अरसे के लिए सर, अक्टूबर का 1 महीना और नवंबर का 1 महीना, क्योंकि फिर उसके बाद हमने 1 दिसंबर पे 2,300 की पेमेंट करके सरप्लस फंड को खत्म कर दिया है। तो 2,300 हमारे इन्वेस्ट हुए होंगे 2 महीनों के लिए। तो 6,500 पे 10% से 6 महीनों की इंटरेस्ट इनकम आएगी 325, और 2,300 पे 10% से 2 महीनों की इंटरेस्ट इनकम आएगी 38। तो हमारे पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड आ गया 649। यह आ गया हमारे पास बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड। अच्छा, सवाल में हमसे कहा है कि एक तो आपने बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड कैलकुलेट करना है, सेकेंडली आपने ये भी बताना है कि आपके पीएनएल में कितना अमाउंट पार्क हुआ। तो अब पीएनएल में देखें, पीएनएल में एक तो आपके पास इंटरेस्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, कितना सर 9,000 रुपये के लोन पे इंटरेस्ट पूरे 12 महीने चार्ज हुआ है, क्योंकि साल के पहले दिन आपने लोन लिया था। लेकिन 12 महीनों में से सिर्फ आपने 9 महीनों की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज की, जनवरी के महीने की, फरवरी के महीने की और अगस्त के महीने की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं की। तो जो 3 महीनों की बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं की, ये आपकी एक्सपेंस आउट हो जाएगी। तो 9,000 इंटू इस पर इंटरेस्ट रेट है हमारा 15% इंटू 3/12। 3 महीने का जो इंटरेस्ट कॉस्ट या 3 महीने का जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है वो आपका एक्सपेंस आउट होगा, तो ये आएगा 337। इसी तरीके से आपके पास इंटरेस्ट इनकम भी आएगी जो कि कुछ पीएनएल में रिकॉर्ड होगी। अब इंटरेस्ट इनकम पीएनएल में कितनी रिकॉर्ड होगी, देखिए डे 1 पे आपके पास 9,000 रुपये आ गए और 2 महीनों तक ये 9,000 खर्च नहीं हुए। जब 2 महीनों तक ये 9,000 खर्च नहीं हुए तो आपने इसको इन्वेस्ट किया होगा। चूंकि ये 2 महीने कैपिटलाइजेशन पीरियड नहीं थे, तो इन 2 महीनों में आने वाली इंटरेस्ट इनकम भी आपने पीएनएल में एज ए इनकम रिकॉर्ड की होगी। तो हमारे पास 9,000 इंटू 10% इंटू 2/12। एक तो ये, दूसरा जो हमारे पास बीच में एक अगस्त का महीना आया था जब हमारी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी सस्पेंडेड थी, इस पीरियड में हमने बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं की, तो इस पीरियड में भी जो 6,500 रुपये की 1 महीने की इनकम आई होगी, इन्वेस्टमेंट इनकम, ये भी हमारी पीएनएल में एज ए इनकम रिकॉर्ड होगी। तो ये आ जाएगा 6,500 इंटू 10% इंटू 1/12। तो 9,000 का 10% 2 महीनों के लिए और 6,500 का 10% 1 महीने के लिए, तो ये आ जाएगा 204। तो 204 की इन्वेस्टमेंट इनकम इंटरेस्ट इनकम ऐसी है जो कि आपकी पीएनएल में एज अ इनकम रिकॉर्ड होगी। तो हमने सवाल की दोनों रिक्वायरमेंट को अकम्प्लिश किया, एक तो बोरिंग कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज कैलकुलेट किया, सेकेंडली कितना इंटरेस्ट इनकम या इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में रिकॉर्ड होगा ये भी वर्कआउट किया। यहाँ तक हमारे सवाल कंप्लीट हुआ जाता है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।